तो दर्शकों 2025 में जल्द ही हम प्रवेश करने वाले हैं और ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि सबके मन में उत्सुकता तो रहती है। ये आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसे जाएगा, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनती है तो उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रहों की एनर्जी से ही हमारे कर्म निर्धारित होते हैं। और वैसे भी अगले वर्ष यानी 2025 में बहुत बड़े राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। जो मुख्य 4 ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन होंगे, तो इनका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला जैसे हमने बताया कि हमने शुरुआत कर दी है और हमने अब तक आपको 5 राशियों के बारे में बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में। तो यदि आपका मिस हो गया तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए, किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको सावधान रहना है। इसके अलावा शिक्षा करियर में किस प्रकार के माहौल और परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से समझेंगे। आपके कार्यक्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा, किस प्रकार के नए चैलेंजेस से या कुछ ग्रोथ या आपके नए प्रमोशन के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे या कुछ नई नौकरी के चांसेस मिलेंगे। इसके अलावा आपके व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, आपके व्यवसाय में किस प्रकार की आपको प्रोग्रेस या ग्रोथ देखने को मिलेगी या कुछ संघर्ष देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, हम ये पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्या विवाह की चर्चा आपकी सफल रहेगी, क्या विवाह के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, इसे हम समझेंगे। क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा, ये पूरे विश्लेषण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा कुछ उपाय भी आपको बताएंगे, साथ में हम ये उपाय इसलिए आपको बीच में भी बता रहेंगे और आप वीडियो के अंत में भी बताएंगे, क्योंकि हम ये जो श्रृंखला है हम इसको 2 भाग में विभाजित करके आपको बता रहे हैं, मई से पहले और मई के बाद का। क्योंकि मई से पहले जो स्थिति है मई के बाद बिल्कुल बदलने वाली है। जो 4 मुख्य ग्रह जैसे मैंने बताया है, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये सबसे मुख्य ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और इसलिए इनका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपके जो अन्य ग्रह हैं वो कम दूरी के होते हैं और बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी कि आपके लिए 2025 का वर्ष यानी कन्या राशि जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, हम इसका विश्लेषण आपके सामने दे रहे हैं। तो जो कन्या राशि जाते हैं अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में आप केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और ये केंद्र भाव यानी सेंट्रल एरिया में अगर आपके पापी ग्रह आ जाए तो थोड़ा जीवन में उथल पुथल मचा ही देते हैं। इसके अलावा लग्नेश जो है बुध आपकी जो नए वर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं चतुर्भाव में धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। शनि के साथ शुक्र की युति रहेगी आपके छठे भाव में कुंभ राशि में। मंगल आप एकादश भाव में है और कर्क राशि में, यहाँ पे नीच अवस्था में ही रहेंगे। बृहस्पति आपके नवम भाव भाग्य स्थान में है, ये वृषभ राशि में है। और इसके अलावा अगर कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा तो वो इस प्रकार जो मुख्य परिवर्तन अगर हम बात करें तो देखिए 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो ये बहुत राहत वाली बात है, क्योंकि बृहस्पति लंबे समय से वक्री अवस्था में है और साल की शुरुआत भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। 4 फरवरी के बाद आपको काफी राहत देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो देखिए 29 मार्च को जो होने जा रहा है वो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि आपके जो छठे भाव में लगभग 2.5 साल से गोचर कर रहे हैं, अब ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे राहु के साथ इनकी युति रहेगी लगभग 18 मई तक। तो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक काफी सावधान आपको रहना है, क्योंकि यहाँ पे शनि की युति रहेगी राहु के साथ आपके सप्तम भाव में और केतु की दृष्टि तो पड़ेगी, परस्पर आपसी दृष्टि आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सावधान आपको रहना है। उसके बाद 14 मई को जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है सबसे बड़ा वो है बृहस्पति का। बृहस्पति आपके नवम भाव में भाग्य स्थान पे गोचर करें, आपके दशम भाव कार्य स्थान पे आ जाएंगे, मिथुन राशि में यहाँ पे प्रवेश करेंगे और उसके ठीक 4 दिन बाद 18 मई को राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, नहीं पीछे हट जाएंगे, आपके छठे भाव में आ जाएंगे और केतु आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। तो ये राशि परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जो मुख्य है। इसके अलावा जो सबसे अलग जो राशि परिवर्तन चल रहा है उनका मंगल का चल रहा है। तो मंगल आपके जो एकादश भाव में रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, उसके बाद वक्री अवस्था में आएंगे। ये फिर आपके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्री अवस्था होते होते, और लगभग आप कह सकते हैं कि जून तक मंगल जो है आपके एकादश और दशम भाव में ही गोचर करेंगे। ये लंबा समय
रहेगा मंगल के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि एक अद्भुत सहयोग आपको देखने को मिलेगा 2025 के वर्ष में। तो इसका जो प्रभाव है विश्व पटल के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों इसके अलावा अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है नक्षत्र। तो बृहस्पति अभी फिलहाल मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, जून के महीने में आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और वैसे भी जो बृहस्पति और राहु एक दूसरे के प्रभाव में रहेंगे 18 मई के बाद, तो ये गुरु चंडाल का योग बनेगा। तो आद्रा नक्षत्र में रहेंगे और ये अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद पुनर्वसु अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार से शनि महाराज जी अप्रैल के महीने में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद अक्टूबर में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे और 25 नवंबर यानी कि साल के अंत तक वो ये शतभिषा नक्षत्र यानी अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा केतु की हम बात करेंगे तो यही इनका भी समय रहेगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद ये 25 नवंबर को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये नक्षत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि जब ये नक्षत्र में गोचर करते हैं तो इनके जो स्वामी होते हैं उनका भी जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अब ये आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे पूरे विश्लेषण के साथ हम आपको प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम आपसे पहले एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगर हम स्वास्थ्य से आपकी शुरुआत करते हैं तो देखते हैं कि देखिए छठे घर में शनि आपको काफी दिनों से परेशान कर रहे हैं। लगभग पुरानी समस्या लगातार आपको देखने को मिल रही है, कुछ जोड़ों से संबंधित समस्या या पैरों में कुछ दर्द की समस्या, स्वेलिंग की समस्या या कमजोरी की समस्या आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा केतु और राहु भी आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, लगन में और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके व्यक्तिगत जीवन को तो प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही आपके स्वयं के जीवन में भी कुछ उथल पुथल मचा रहे हैं। केतु लगन में बैठ के विरक्ति का भाव देते हैं, डिटैचमेंट का भाव देते हैं, लोगों से पृथक करते हैं, लोगों से आपको दूरी बना के चलते हैं। और सब राहु में जो सप्तम भाव में कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को भी प्रभावित करते हैं। तो ये इन लोगों का जो एक टग ऑफ वॉर, एक रिसाकशी जो खींच रही थी आपके दिमाग में, जो कंफ्यूजन की स्थिति है, जो अकेलापन है, जो गलत फहमी है, बहुत कुछ आपको इसकी वजह से झेलना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा राहत आपको मिलेगी 18 मई को। पर जैसे मैंने बताया है कि 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपको बहुत ही सावधान रहना है। शनि के साथ जो है राहु की युति रहेगी आपके सप्तम भाव में, और शनि के साथ राहु जो है एक श्रापित योग का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। शुरुआत अगर मई से पहले, जैसे हमने बताया 2 भाव में विभाजित करें, तो मई से पहले का जो समय रहेगा थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। हालांकि लग्नेश की पोजीशन काफी बढ़िया है, चतुर्थ भाव में है, तो सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी और आप कह सकते हैं अपने फ्रेंडली राशि में, आप मित्र राशि में है, तो आपको इसमें राहत देखने को मिलेगी। पर आपके मंगल जो है थोड़ा सा आपकी वाणी को अनियंत्रित कर सकते हैं, क्रोध को अनियंत्रित कर सकते हैं। आसपास के लोगों के साथ आपकी प्रतिक्रिया जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रह सकती है, अनएक्सपेक्टेड रह सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मनमुटाव या तनाव देखा जा सकता है। इसको लेकर कभी कभी आप अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और जब इसकी वजह से आपके भीतर चिड़चिड़ापन होता है, जब इमोशंस बहुत ज्यादा भर जाते हैं तो वो एक तरह से बस्ट आउट हो जाते हैं, एक तरह से फट जाता है एक ज्वालामुखी की तरह। तो एकदम से आप जब क्रोध करते हैं तो बहुत ज्यादा ही कर पाएंगे। इसके अलावा शनि जो है आपको तो जो आपके छठे भाव में शुक्र के साथ की युति रहेगी, शुरुआत जो इस प्रकार देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आप शुरुआत में सावधान रखें अपने खान पान को लेकर, जो शुगर के मरीज हैं अपना अच्छे से ख्याल रखें। आंखों की समस्या देखी जा सकती है, साथ ही कुछ हार्मोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो समस्या यहाँ पे क्या होता है कि मंगल यहाँ पे नीचे अवस्था में है, तो समस्या अगर थोड़ी सी है तो थोड़ी उसमें आपको राहत मिलने में थोड़ा देरी देखने को मिल सकती है, कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है, कुछ समस्या थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब 14 मई को जो है बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में रहेगी, तो हृदय के मरीज को राहत देखने को मिलेगी। लंग जैसी समस्या या वात की अधिकता की जो समस्या आपको देखने को मिली थी उसमें थोड़ा राहत देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको खान पान को उचित रखना ही होगा, क्योंकि इसके अभाव में आपको अन्य समस्या देखने को मिल सकती है। अब राहु केतु के जो पोजीशन बदलेगी वो आपके छठे भाव में और द्वादश भाव में आ जाएगी। राहु आपके छठे भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा ही। अगर स्पेशली आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, शुरू होने वाली है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि राहु यहाँ के कारक ग्रह है, तो यहाँ पे अच्छा फल भी देंगे, परिणाम भी देंगे, पर इसके कारक को भी उजागर करेंगे। रोग रिपुण यानी आपको आपके हिडन एनिमी से, आपके गुप्त शत्रु से नुकसान हो सकता है, आपको कोर्ट केस से भी कुछ आपको झेलना पड़ सकता है, और इसके अलावा कुछ रोग इत्यादि का भी
भी भय देखने को मिल सकता है। कुछ ऋण के चक्कर में आप ना रहे तो बेहतर रहेगा। लोन अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही सावधानी आपको बरतनी है। तो कहीं न कहीं आप इस समस्या में पड़ेंगे और निकलेंगे भी, और फिर समस्या में पड़ेंगे तो एक प्रकार का उतार-चढ़ाव आपको पूरे वर्ष देखने को मिल सकता है। केतु की वजह से द्वादश भाव में कहीं न कहीं घर परिवार के माहौल में कुछ नीरसतापन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आप शांति की तलाश में रहेंगे और कहीं न कहीं घर से दूरी बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि केतु की दृष्टि आपके चतुर्भाव में भी रहेगी और आपके अष्टम भाव में भी रहेगी। तो ये कहीं कहीं न कहीं छुपी हुई आपकी इच्छाएँ हैं, डिज़ायर्स को भी उजागर कर सकती हैं। अब ये एक समय होता है जहाँ पे आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं, जहाँ पे आप सही दिशा पे चल सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसी दिशा में भटक कर चले जाएँ और कहीं और चले जाएँ। एक संगति का असर भी होता है और एक सोच का असर होता है। तो सोच अपनी पॉज़िटिव रखेंगे, संगति अपनी उचित रखेंगे, अच्छी रखेंगे, तो आपको मार्गदर्शन आगे मिलता रहेगा। मार्गदर्शन के अभाव में कहीं न कहीं आप भटकाव में रह सकते हैं। तो राहु केतु इस प्रकार का भटकाव ज़रूर देते हैं। अब मई के बाद का जो समय आपको काफ़ी सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से। आपका शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा उसे हम समझेंगे। पंचम भाव के स्वामी लंबे समय से जो है शनि छठे भाव में गोचर करे या सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो राहत आपको तो जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपटीशन में आपको अच्छी खासी सफलता शुरुआत में ही देखने को मिल सकती है। उसमें आपको मेहनत और संघर्ष तो जरूर करना ही है। इसके अलावा अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए कुछ प्रयास करें तो शुरुआत आपके लिए काफी बढ़िया रहेगी। थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहना है, आत्मविश्वास को बना के रखना है। हालांकि इसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, किंतु आप अपने आत्मविश्वास को कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट यानी अति आत्मविश्वासी में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपके करियर के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। आप करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, शुरुआत में आपको कुछ इंटर्नशिप का ऑफर मिले या नई जॉब की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। शुरुआत तो आपको काफी बढ़िया रहेगी। मई से पहले की यदि हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहना है। जैसे मैंने बताया केतु थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन देता है, ये एक मन में कौतूहल देता है, जहाँ पे आपके भीतर ठहराव या स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप एक जगह में टिकना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मन जो है चंचल प्रवृत्ति में रहता है, नॉर्मली कह सकते हैं ओवर एक्टिव रहता है। और जहाँ पे आप जो सिचुएशन में आपको धैर्य से काम लेना है तो उसी में आपका काम थोड़ा खराब हो सकता है। मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में, केतु आपके लगन भाव में, तो मई तक आपको थोड़ा सावधान रहना है। शुरुआत आपकी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार की वजह से वो खराब ना हो जाए, तो इसमें इस बारे में भी आपको सोचना विचारना होगा। और इसके अलावा जैसे ही बृहस्पति, जैसे मई की अगर हम बात करें तो बृहस्पति आपकी जो है दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य बुध की जो गोचर रहेगा आपके पंचम भाव में रहेगा मध्य जनवरी से लेके मध्य फरवरी तक। उसके बाद मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक आपके छठे भाव में रहेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा प्रोग्रेस भी साथ साथ आपको देखने को मिलेगी। अधिकारी से कुछ सपोर्ट मिलेगा। तो मध्य जनवरी से लेके मध्य फरवरी तक आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। मध्य फरवरी से मार्च तक की जो समय थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। कुछ आपके अधिकारी के साथ कुछ तनाव या कुछ कह सकते कहासुनी हो सकती है, या कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अब मध्य मार्च से लेके मध्य अप्रैल तक थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहेगा, पर थोड़ा सा आप आर्ग्यूमेंट में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि शनि के साथ जो है जो सूर्य की युति यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप वाद विवाद देख सकते हैं अपने कार्य क्षेत्रों को लेकर। कहीं ना कहीं अहम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और अपनी अहम के कारण ही आप नुकसान उठा सकते हैं। तो ये ईगो क्लैशेस देखा जा सकता है आपको अपने कलीग के साथ या अपने अधिकारी के साथ या किसी सीनियर के साथ। इसके अलावा मई के बाद की यदि हम बात करें तो मई के बाद का जो समय रहेगा वो देखिए, अब बृहस्पति आपके दशम भाव में आएंगे तो ठहराव आपको देंगे। जो आपको राहु केतु की वजह से थोड़ा सा आपको जो उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो उसमें थोड़ा आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। अनुभव आपका बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा जैसे ही बृहस्पति आएंगे तो राहु भी आपके छठे भाव में जाएंगे, तो ये बृहस्पति के प्रभाव में आ जाएंगे। तो गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके हर काम में बाधा उत्पन्न करेगा और ये आपके लिए रुकावट लगातार आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। तो इसके लिए आपको बृहस्पति का उपाय जरूर करना है, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको बल देना है। तो इसके लिए आप बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ले सकते हैं और उनका जो है आप उनका अपमान ना करें। और यदि आपके किसी से कोई मतभेद है तो आप उससे दूरी बना के चलें, बजाय इसके कि आप उससे आर्ग्यूमेंट करें या आप उनको किसी बात की शिक्षा दें। तो बेहतर ये रहेगा कि बड़े बुजुर्ग का पैर छू के आशीर्वाद लें, पंडित पुरोहितों का पैर छू कर आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप बृहस्पति का उपाय करने का हमारे आपको भी उपाय बताएंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें नई जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, शुरुआती थोड़ा संघर्ष तो देखने को मिलेगा, पर आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके इसी इंप्रूवमेंट की वजह से आपको जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बढ़िया रह सकता है और ये आपको एक अच्छी पोजीशन दिला सकता है जिसमें आप प्रयास करें लंबे समय से। तो शुरुआत आपके लिए फेवरेबल रहेगी। थोड़ा सा आपको जैसे मैं बताया केतु की वजह से आप थोड़ा सा भटक सकते हैं अपनी भावनाओं को लेकर या अपनी सोच को लेकर, तो उसमें आपको स्टेबल रहना है। अब उसके बाद का जो समय वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। यानी मई के बाद अगर आप जॉब के लिए प्रयास
करेंगे तो अच्छे चांसेस तो आपको देखने को मिलेगा, पर साथ में चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया है कि राहु यहाँ पे बैठ के गुप्त शत्रु से नुकसान आपको देता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। एक तरह से आपको मई के बाद का जो समय है, तो ये आपके लिए एक युद्ध का मैदान हो सकता है, एक बैटलफील्ड आपको मिलने वाली है जिसमें आपको हर प्रकार से लड़ाई करनी है, और आप जितना संघर्ष करेंगे, जितना लड़ाई करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, उतना आपको सफलता देखने को मिलेगी, उतना आपको विजय मिलेगी। ये मानकर चले। आप कहीं हताश निराश हो जाए कि मैं ही क्यों इस संघर्ष में हूँ, मैं ही क्यों, मुझे इसको इसको सामना करना पड़ा है, मैं जब सही दिशा में चल रहा हूँ तो मुझे इसका क्यों विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए कभी-कभी सुधार के लिए कुछ ऐसे जो प्रकृति है, ब्रह्मांड है, हमें ऐसी सिचुएशन में डालती है जहाँ पे हमारे ही जो हमारी खुद की गति के लिए, हमारी खुद की उन्नति के लिए कभी-कभी चैलेंजेस को भी फेस करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। जब तक आप इसको फेस नहीं करेंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा और आपकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी और आप अपनी हिम्मत से बढ़कर आगे की पोजीशन में नहीं जाएँगे। ग्रोथ और प्रमोशन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। जून के बाद का समय आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तब तक मंगल जो है आपके द्वादश भाव में चले जाएँगे। अब जून तक थोड़ा-सा आपको ग्रोथ और प्रमोशन के लिए संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। तब तक आपको शांति रखनी है। अगर अगर आपको कुछ ग्रोथ और प्रमोशन मिल भी रहा है, तो थोड़ा सैटिस्फैक्शन में कमी देखी जा सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि अवरोध लगातार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु चंडाल का योग बन रहा है, तो उसका भी आप उपाय करके चलेंगे तो आपको निश्चित तौर से एक राहत ज़रूर देखने को मिलेगी। आप इसके अलावा कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? जैसे मैंने अभी बताया है कि आप नई नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको शुरुआत में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। उसके बाद का जो समय है, थोड़ा-सा संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी। 29 मार्च से आप कह सकते हैं कि 18 मई तक आपको सावधान रहना है, उसके बाद आप प्रयास करें नौकरी के लिए। और ख़ासकर अगर आप जॉब में प्रमोशन या ग्रोथ के लिए चांसेस देख रहे हैं, तो उसमें भी मंगल थोड़ा आपके लिए रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप जून के बाद का जो समय वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, नई जॉब में भी आपको जो है संघर्ष की चीज़ देखने को मिल सकती है। अधिकारी से शुरुआत में काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों की अच्छी ट्यूनिंग देखी जा सकती है, अच्छी बॉन्डिंग देखी जा सकती है। और कुछ आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कह सकते हैं कि एक अच्छी प्रोजेक्ट आप में काम करने का आपको मौका मिलेगा, एक अच्छी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद का जो आपका जो समय है, धीरे-धीरे अगर हम बात करें जनवरी से मार्च, उसमें तो मार्च में और फरवरी से लेके मार्च तक का जो समय थोड़ा आपके संघर्षमय होगा। उसके बाद फिर धीरे-धीरे सुधार आपको देखने को मिलेगा। मई के बाद की स्थिति थोड़े-सा आपके लिए सावधान के लिए संकेत दे लेकर आएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगी और जिन पर राहु की दृष्टि रहेगी। तो कहीं न कहीं शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं अपने का जो है टेम्परेरी फ़ायदा के लिए, तो उससे आपको बचना होगा। ये शॉर्टकट तरीका आपको और भी अंधेरे गर्त में डाल सकता है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपके करियर को नुकसान देखने को मिल सकता है, आपके स्टेटस को नुकसान देखने को मिल सकता है, तो आपको सावधानी बरतनी है। अब हम बात करेंगे आपके व्यवसाय और बिज़नेस की। देखिए सप्तम भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं और जिन पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ अवसर भी आपको मिल रहा है, तो उसपे ज़्यादा इंटरेस्ट आपका बन नहीं रहा, दिलचस्पी बन नहीं रही। रिस्की प्रोजेक्ट से आप दूरी बना के चल रहे हैं, आप भय दिखा के कारण आप किसी में रिस्की प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे, तो एक ये भी अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। राहु आपको सपने तो बहुत दिखाता है, पर केतु की वजह से आपको कहीं न कहीं अड़ंगा या कहीं न कहीं रुकावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो है सप्तमेश है वो आपके जो है भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। पर क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे शत्रु राशि में है और राहु आपके कहीं न कहीं इसकी वजह से भी थोड़ा-सा दबाव आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके बृहस्पति पर नवम भाव में भी पड़ रही थी। अब यहाँ पे अब राहु की दृष्टि पड़ेगी, जो राशि परिवर्तन होगा। हालाँकि कुछ सुधार आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, शुरुआत काफ़ी आपकी बढ़िया रह सकती है, खासकर रियल एस्टेट को लेकर, व्हीकल के बिज़नेस को लेकर आपको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, ग्रोथ अच्छे चांसेस आपको मिलेगा। साथ ही शेयर मार्केट में थोड़ा शुरुआत में आपको झटका मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है, पर धीरे-धीरे इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो शेयर मार्केट से थोड़ा-सा शुरुआत में दूरी बना के चलें। अन्य क्षेत्र में घरेलू उद्योग में भी अच्छी खासी आपको उन्नति देखने को मिल सकती है, उत्पाद में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है और धातु के जो बिज़नेस में या कुछ आप कह सकते हैं कि मेटल के बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छी आपको उड़ान देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन इसमें आपको देखने को मिल सकती है। फाइनेंस के लिए भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हालाँकि अगर हम बात करें अप्रैल में और कुछ समय के अंतराल में, अगर जून से पहले की बात हम करें, तो थोड़ा-सा राहत आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। पर जून के बाद ही जैसे ही मंगल आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब थोड़ा-सा आपके
लिए काफ़ी बढ़िया समय शुरुआत होगी, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर। इसमें आपको कह सकते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा, शुरुआत में अगर हम बात करें विदेश से अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए शुरुआत आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। जून के बाद का महीना जो है वो उसमें आप काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, खासकर आपकी ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। तो विदेश से अगर आप प्रयास करें तो थोड़ा-सा आपको शुरुआत में सावधान रहना होगा, लेकिन बाद का जो समय वो आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल रहेगा। इसके अलावा अगर आप नए क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, स्थान से बाहर कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो वो जून का महीना जैसे मैंने बताया है, तो वो थोड़ा आपके लिए बेहतर रहेगा। हालाँकि बीच में अप्रैल से लेके जून तक का जो है, वो थोड़ा आपके लिए कह सकते हैं कि कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकते हैं, जहाँ पे आप स्थान से बाहर कुछ अपने निवेश के लिए या अपने बिज़नेस के विस्तार के लिए आप प्रयास करें, तो एक अच्छी खबर आपको देखने को मिल सकती है। पर पूर्णतः आपको जो है जून के बाद का जो समय वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालाँकि थोड़ा खर्चा आपको अधिक देखने को मिल सकता है, तो इसमें आपको अपने बजट में अच्छे से आपको नियंत्रण बना के चलना होगा कहीं न कहीं। इसकी वजह से थोड़ा-सा बजट आपका अपसेट या अप एंड डाउन हो सकता है। अब अगर आप दूसरे क्षेत्र में की अगर हम बात करें, जैसे कि ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ हैं या डिज़ाइनिंग सेक्टर्स हैं या कंसल्टेशन फील्ड है, तो इसमें भी आपको पहले से भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा नए साल में। अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। लग्नेश आपके 4th हाउस में फ़ेवरेबल में है, तो पोज़ीशन में है, तो आपको अच्छा मौका आपको मिलेगा। नए लोगों के साथ काम करने का, नए निवेश का अवसर मिलेगा। तो मई के बाद का थोड़ा-सा समय आपको थोड़ा सावधान रहना है। निवेश के लिए बहुत ही सावधानी आपको बरतनी है। जैसे मैंने बताया, गुरु चंडाल का योग रहेगा मई के बाद से लेके पूरे वर्ष तक, अंत तक। तो आपको किसी भी प्रकार के निवेश में आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। कुछ लीगल समस्या भी देखने को मिल सकती है, तो कहीं न कहीं आप हिडन कंडीशन में फँस सकते हैं, तो ग्राउंडेड रहकर काम करें। जल्दबाज़ी बिल्कुल ना दिखाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा आप किसी समस्या में लंबे समय तक पड़ सकते हैं। अब प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए? तो ये मई जो साल रहा, 2024 का जो साल रहा, आपके लिए काफ़ी एक सबक सिखाने वाला साल रहा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी आपके भीतर आई है। अपने रिलेशनशिप को लेके जो सोच पहले आपकी थी, वो उसमें आप काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। शनि आपके कहीं न कहीं इस सोच को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो पंचम के स्वामी जब छठे भाव में आ रहे हैं, तो एक संघर्ष की स्थिति है आप लोग के बीच में। संबंध, अगर आपने अपने संबंध को तब तक आपने झेल लिया, उसको सँभाल लिया, तो ये विवाह के बंधन में बन जाएगा न अगले साल तक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफ़िनिटली टूट के कगार में हो सकता है, ब्रेकअप आप देख सकते हैं। अब आप इस रिलेशनशिप को अगर आप जोड़ना क्या प्रयास करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अपनी तरफ से शुरुआत तो करेंगे। थोड़ा पार्टनर की तरफ से भी थोड़ा ढीलापन आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि 29 मार्च को जैसे ही शनि आपके सप्तम भाव में प्रवेश किया, तो यहाँ पे राहु के साथ इनकी युति देखी जा सकती है। तो 29 मार्च से 18 मई का जो समय रहेगा, आपको बहुत ही सावधान रहना है। इसी के बीच में अगर आप लोग के रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, तो बहुत जल्द मुश्किल हो सकता है दोबारा इसका जुड़ना। तो इसमें आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। इसके अलावा अगर हम समझे कि विवाह की चर्चा अगर आप ऐसे कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा आपको किसी कोई मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए विवाह की चर्चा भी आप किसी दबाव में कर रहे हैं। पूर्णतः मन से आप प्रेरित होकर विवाह की चर्चा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप भी अपने जो संबंध को लेके, भविष्य को लेकर, उसके जो भविष्य को लेकर काफ़ी शंकाग्रस्त रह सकते हैं। आप जल्दबाज़ी में कोई डिसीजन लेना नहीं चाह रहे हो, जो समय आप ले रहे हैं वो भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो आपके पार्टनर को कह सकते हैं कि अधीर कर सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार का दबाव आपको अपने पार्टनर की तरफ से या अपने परिवार की तरफ से देखने को मिल सकता है, जो आपके ऊपर डिसीजन लेने के लिए दबाव बना सकते हैं। तो थोड़ा-सा केतु की वजह से भी एक डिटैचमेंट, उच्चाटन की स्थिति देखने को मिल सकती है। केतु की दृष्टि पंचम भाव में भी पड़ रही है। या तो संबंध बनेगा या तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। बीच का तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बीच में रहना आपको पसंद नहीं आएगा। आप कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं कि आप खुद नहीं समझ पा रहे कि आप रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि किस तरफ आपको जाना है। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है। अब ये 18 मई के बाद थोड़ा-सा आपकी सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सही रहेगा, वो आपकी ज़िंदगी में टिका रहेगा। जो नहीं सही रहेगा, जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं रहेगा, वो स्वतः ही चला जाएगा। तो इसमें आपको एज़ अ प्रैक्टिकल होके सोचना है, अपसेट नहीं होना, हताश, निराश नहीं होना है, क्योंकि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है और आप उसे स्वीकार करें, तो तभी आप आनंद युक्त जीवन और चिंता मुक्त जीवन आप जी पाएँगे। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष? सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और केतु आपके छठे लगन में गोचर कर रहे हैं, आप कन्या राशि में ही हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके जो भी आपके एफर्ट्स हैं, वो आपके जो जीवन साथी हैं उनके लिए नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। उनकी जो अपेक्षा है वो आपसे बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और आपकी अपेक्षा पूरी होते हुए भी आप उसमें कुछ अधूरापन महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ एक प्रकार का टग ऑफ वॉर, एक डिस्टेंस, एक मतभेद आप लोगों के बीच में जो गुप्त रूप से भी चल रहा था, वो आपको देखने को मिला, जो आपका
काफ़ी हताश निराश भी कर रहा था। तो ये आपको अगले साल राहत देखने को मिलेगा, पर वो मई के बाद। मई के बाद राहु आपके आ जाएँगे छठे भाव में और केतु चले जाएँगे आपके द्वादश भाव में। अच्छा, केतु द्वादश भाव में बैठकर आपके सुख के स्थान के को थोड़ा-सा अपसेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप इनकी दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ेगी। तो ये आपके पारिवारिक जीवन को थोड़ा-सा प्रभावित कर सकते हैं। कुछ आपको नकारात्मकता महसूस हो सकती है या कुछ शांति का अभाव हो सकता है। तो कहीं न कहीं आप खुद उससे अलग हो सकते हैं, या कहीं दूरी पर किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं और जगह पे आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ पृथकता या सेपरेशन बन रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा-सा ये आपके लिए अपसेट भरा भी रह सकता है, ये कुछ आपको सुकून भी दे सकता है। तो केतु कहीं न कहीं ये पारिवारिक जीवन को प्रभावित करते हैं द्वादश भाव में बैठकर। ये एक परिवार के जीवन को एक ग्रोथ में थोड़ा-सा एक ढीलापन, एक कमी लेकर आते हैं, एक स्लो डाउन कर देते हैं, तो थोड़ा ये भी आपके लिए परेशानी वाली बात हो सकती है। मई के बाद से लेके मार्च के अंत तक थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब संतान प्राप्ति के लिए जो अब तक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का आप जो सहारा ले रहे थे, तो उसमें आप कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। 29 मार्च के अगर 18 मई का अगर समय छोड़े, तो हम मई के बाद का जो समय आपको संतान के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। एक उपयुक्त आपका एटमॉस्फेयर रहेगा, माहौल रहेगा, जहाँ पे आप संतान प्राप्ति के लिए एक अब जो भी आप प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो फिर वही बात है कि आपको बृहस्पति का उपाय करना है। संतान से थोड़ा-सा आपको संतोष भी प्राप्त हो सकता है, थोड़ा असंतोष भी आपको देखने को मिल सकता है और ये उनके जीवन में संघर्ष को भी इंगित करता है। तो शुरुआत थोड़ी-सी इस प्रकार की देखने को मिल सकती है, लेकिन धीरे-धीरे कुछ सुधार भी आपको देखने को मिलेगा, पर कुल मिला के अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहेगी, तो ये आपके रिलेशनशिप को भी प्रभावित करती है, आपके बच्चों के को भी रिलेशनशिप, उनके बच्चों के साथ रिलेशनशिप को भी प्रभावित करती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित करती है। एजुकेशन में भी आपको कहीं न कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगर आप पहले से सावधान हैं, अपनी एनर्जी को हाई करके चल रहे हैं, तो आपको इससे कोई ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। उपाय क्या करना है? देखिए, सबसे बड़ा उपाय आपको सप्तमेश का करना है, बृहस्पति का करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके दशम भाव में आएँगे, अभी नवम भाव में है। क्योंकि बृहस्पति का उपाय इसलिए भी क्यों करना है, क्योंकि अभी शुरुआत में वक्री अवस्था में जो 4 फरवरी को मार्गी होंगे। बृहस्पति का उपाय इसलिए भी करना है क्योंकि बृहस्पति राहु के प्रभाव में रहेंगे, गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। बृहस्पति आपके मिथुन राशि में रहेंगे, जो उनकी शत्रु राशि है, तो आपको ये बृहस्पति को मजबूती देनी ही देनी है। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला तिलक या केसर का तिलक लगा सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसमें चने की दाल होती है, गुड़ होता है इसका और लड्डू होता है, इसे और दान कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग को, पंडित पुरोहितों को पैर छूकर आप आशीर्वाद लें, अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करें, किसी गरीब बुजुर्ग की सेवा करें, तो आपके बृहस्पति मजबूत होंगे। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में ना रहे तो अच्छा रहेगा। सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, तो ये आपके बृहस्पति को और भी मजबूती प्रदान करेगा। देखिए, जिसकी कुंडली में भी गुरु चंडाल योग का निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पूर्व जन्म में किसी बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान किया होता है, गुरु का अपमान किया होता है, या अपने जो है अपने कर्तव्य से, जो अपने धार्मिक कर्तव्य से उन्होंने विमुख रहे होंगे, तो इस वजह से भी गुरु चंडाल योग का निर्माण कर, तो ये अच्छा योग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में इनकी बाधाएं आपको लगातार देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि ये आपके दशम भाव में जाएंगे, तो कर्म के स्थान में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऑफिस में या जॉब में, कार्य क्षेत्र में इनकी वजह से आपको बाधा देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही आपको सावधानी रखनी है और इनको उपाय ज़रूर करना है, इनको मजबूती ज़रूर देनी है। मंगल के लिए आप ज़रूर करें, क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव में गोचर करे, तो आप हो सके तो गाय की सेवा करें। मंगलवार वाले दिन आप गाय को मीठी रोटी ज़रूर खिलाएं, तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। अच्छा, राहु केतु की अगर आप दशा से गुजरेंगे, क्योंकि आपके द्वादश भाव में छठे भाव में रहेंगे, तो केतु के लिए आप गले के कुत्तों को जितना भी हो सके भोजन खिलाएं। हफ्ते में 2-3 दिन भोजन उनको ज़रूर खिलाएं और गणेश जी का जाप करें। ये आपके जो जीवन में बाधा उत्पन्न होगी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। खासकर जो आपकी स्वास्थ्य को लेकर भी जो उतार चढ़ाव को देखने को मिलेगा, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। अथर्व शीर्ष का, गणेश जी के अथर्व शीर्ष का पाठ भी आप कर सकते हैं। ये उपाय आपको पूरे वर्ष करना है और बिना सोच विचारे कि आपको कब कितना करना है, इसे आप कंटिन्यू करते रहें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।